अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एमडी केट की सीरीज़ के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स। और एमडी केट के अंदर इसका जो टॉपिक शामिल किया गया है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर भी ये मुकम्मल जो है टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ एक इसका सब टॉपिक जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, और वो है कि प्रोटीन और फैट्स किस तरह से ब्रेकडाउन होते हैं और किस तरह से वो ग्लूकोज के साथ में रिलेट करते हैं। तो इसी टॉपिक को आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करते हैं। पहले हम इस टॉपिक को सिंध की बुक से कवर करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग जो है फेडरर की बुक में से भी कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और एक सिचुएशन बयान की गई है कि अगर हमारी बॉडी के पास ग्लूकोज का अमाउंट इतना ज़्यादा ना हो तो हमारी बॉडी क्या करेगी। तो हमारी बॉडी हमारे अंदर मौजूद फैट्स को ब्रेक डाउन करेगी। हमारी बॉडी फैट्स को ब्रेक डाउन करेगी रेस्पिरेशन के अंदर, या फिर हमारी बॉडी जो है प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन कर सकती है। इलनेस की हालत के अंदर प्रोटीन भी ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं और प्रोटीन को तोड़ करके भी एनर्जी हासिल की जा सकती है और फैट को तोड़ करके भी एनर्जी हासिल की जा सकती है। दरअसल फैट भी उसी प्रोसेस में शामिल हो जाता है जिसके अंदर ग्लूकोज टूट रहा होता है, यानी कि ये रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन हो रहा होता है। और इस तरह से प्रोटीन के साथ भी यही मामला होगा। हम मालूम है कि फैट बड़ा मालिक्यूल होता है और जब फैट टूटता है तो वो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के मालिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ग्लाइसरॉल जो है वो भी रेस्पिरेशन में शामिल होगा और फैटी एसिड के मालिक्यूल जो है वह भी रेस्पिरेशन में शामिल होंगे। होता क्या है कि ये ग्लाइसरॉल एक मालिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट नॉर्मली हमें मिलना था जब ग्लूकोज ने आगे चल करके ब्रेकडाउन होना था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन पड़ा हुआ था, उस ग्लाइकोजन ने कन्वर्ट हुआ शुगर के अंदर। इस शुगर के साथ, इस ग्लूकोज के साथ एक एटीपी अगर जुड़ेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट होगा और हमारे पास इस तरह से फ्रक्टोज 6 फास्फेट आ जाएगा। 6 यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि इसके छठे कार्बन पर जो है फास्फेट जुड़ा हुआ है। अगर इसके ये हमारे पास 6 कार्बन मौजूद है तो इसके छठे कार्बन के साथ में फास्फोरस जो है मौजूद हुआ पड़ा है। और ये फास्फोरस कहाँ से आया? एटीपी के ब्रेकडाउन होने से। फिर एक और एटीपी जो है इसके साथ जुड़ेगा। अभी हमारे पास बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट या फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। अब इसको हम 1,6 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले कार्बन के साथ में भी एक फास्फोरस जुड़ा हुआ है और इसी तरह से चलते हुए इसके छठे कार्बन के साथ में भी जो है एक फास्फोरस जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट बन चुका है। फिर ये फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट जो है ब्रेकडाउन होता है और इसमें से हमारे पास जो है 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के मालिक्यूल्स मिलते हैं। ये 6 कार्बन वाला मालिक्यूल था, ये टूटेगा 3 कार्बन वाले मालिक्यूल के अंदर जो कि ग्लाइसरल्डिहाइड, और इसके तीसरे कार्बन के साथ में फास्फोरस जुड़ा होगा। इसी तरह से एक और जो है हमारे पास बनेगा ग्लाइसरल्डिहाइड का मालिक्यूल जिसके भी तीसरे कार्बन के साथ में फास्फोरस जुड़ा होगा। यहाँ पर पहले इसके पास 2 फास्फोरस मौजूद थे जो कि पहले और छठे नंबर पे मौजूद थे। ये 6 कार्बन वाला था, ये टूट करके 2 3 कार्बन वाले मालिक्यूल यानी कि ग्लाइसरल्डिहाइड इन्होंने बनाए। तो नॉर्मली यही होता है कि ग्लाइसरल्डिहाइड हमें ग्लूकोज में से मिल रहा होता है, लेकिन ग्लाइसरॉल जो है वो भी आगे कन्वर्ट होकर के ग्लाइसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। और ये नॉर्मली तब हो रहा होता है जब हमारी बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज वगैरह मौजूद नहीं होगा, तो हमारे पास ग्लाइसरॉल जो है वो इस रास्ते के अंदर आ जाएगा और वो आगे चल करके ब्रेकडाउन हो रहा होगा, मतलब कि फिर आगे का सेम प्रोसेस हो रहा होगा। यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि ग्लाइसरॉल जो है कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड के अंदर। और ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड है दरअसल ये ट्रायल शुगर होता है जिसके साथ में एक फास्फोरस जुड़ा हुआ है और ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर बाद में इसने पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होना होता है। हमने कहा कि जब फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो सिर्फ ग्लाइसरॉल नहीं बनता बल्कि 3 फैटी एसिड के मालिक्यूल भी बनते हैं। तो इस तरह से ये 3 फैटी एसिड के मालिक्यूल जो हैं वो भी आगे चल करके रेस्पिरेशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये फैटी एसिड के मालिक्यूल जो हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है आगे क्रेब्स साइकिल में दाखिल होगा और वहाँ पर ब्रेकडाउन होकर कन्वर्ट होकर जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इस तरह से ग्लाइसरॉल ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और फैटी एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होकर के आगे के स्टेप्स में जा रहे हैं। मतलब कि अगर हमारे पास ग्लाइसरॉल ना हो और इस प्रोसेस को डायरेक्ट यहाँ से शुरू होना हो तभी फैटी एसिड के ज़रिए से ये प्रोसेस एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो है शुरू हो सकता है। याद रखिएगा एसिटाइल कोएंजाइम का ब्रेकडाउन जो है सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर होगा जिसे क्रेब साइकिल कहा जा रहा है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होने वाला प्रोसेस होता है। फिर यहाँ पर बात की जा रही है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के हवाले से कि प्रोटीन्स के साथ में क्या होगा। हम मालूम है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड के बने हुए हैं और अमाइनो एसिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक अल्फा कार्बन जिसके साथ हमारे पास जुड़ा होता है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, और उसके अलावा एक तरफ जो है जुड़ा होता है हमारे पास NH2 ग्रुप जो कि हमारा अमाइनो ग्रुप होता है, और एक जो है तरफ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और दूसरी तरफ जो है वो रेडिकल जुड़ा होता है। होगा ये कि अमाइनो ग्रुप जो है अलग हो जाएगा। अमाइनो ग्रुप का अलग होना ये डी अमाइनेशन कहलवाएगा
और फिर ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अमोनिया हमारी बॉडी में यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारी बॉडी में स्टे नहीं करने वाला, ये इस मेटाबॉलिज्म का हिस्सा नहीं होने वाला। हाँ, बाकी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड मौजूद है, इसमें से OH ग्रुप निकल जाएगा और उसके नतीजे में हमारे पास जो बनेगा वो होगा ईसाइल ग्रुप। यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी हुई, ये होगा हमारे पास ईसाइल ग्रुप। ये ईसाइल ग्रुप बाद के अंदर कन्वर्ट हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर जो रेडिकल ग्रुप मौजूद होगा, उस रेडिकल ग्रुप के हिसाब से हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि इसने ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना होता है या फिर ये जो है क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि रेडिकल ग्रुप की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो बदल सकता है। तो इस वजह से रेडिकल ग्रुप की वजह से ये जो है दाखिल हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, यहाँ पे डायरेक्टली ये सिट्रिक एसिड साइकिल का हिस्सा हो जाएगा। यही बात लिखी हुई कि प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड है वो इसाइल ग्रुप में कन्वर्ट होंगे और रेडिकल ग्रुप जो है वो डिटरमाइन करेगा कि ये जो है ग्लाइकोलाइसिस में शामिल होने या क्रेब साइकिल के अंदर कन्वर्ट होने हैं। और अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा, डीअमाइनेशन होगी और इस तरह से फिर अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, जो कि आगे चल करके यूरिया को फॉर्म करेगा यूरिया साइकिल के अंदर। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फैट को भी एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और फैट जो है ब्रेकडाउन होगा ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड के अंदर। फिर ग्लाइसरॉल जो है कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के अंदर और ये 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो है ये मेटाबोलाइट होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होता है जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा होता है। तो ग्लाइसरॉल इस मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा, जबकि फैटी एसिड जैसे कि हमने कहा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होंगे और ये फिर क्रेब साइकिल में चला जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास फैटी एसिड का एक ऐसा मॉलिक्यूल मौजूद है जिसके अंदर 18 कार्बन मौजूद है, तो इसमें से हमारे पास जो है 9 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के बन सकते हैं। प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर जो है अमाइनो एसिड्स बनेंगे और फिर इसका जो रेडिकल ग्रुप होगा वो बताएगा कि इसने कहाँ पर ब्रेकडाउन होना है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, यहाँ पर क्रेब साइकिल के अंदर। तो लिवर जो है इसका डीअमाइनेशन कर देगा, यानी इसमें से अमाइनो ग्रुप को अलग कर देगा और कार्बन चेन जो है अलग हो जाएगी और फिर वो कार्बन चेन जो होगी वो इसाइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वही बात कि अमोनिया हमारे पास बनेगा जब NH2 ग्रुप के साथ में एक हाइड्रोजन जो है आकर के जुड़ेगा और फिर ये यूरिया साइकिल में एंटर हो जाएगा, जहाँ पर फिर ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी यूरिया साइकिल को दूसरा ऑरेनथाइन साइकिल भी कहा जाता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ग्लाइकोजन है वो ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज के अंदर, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारे पास बनेगा, फिर इस तरह से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनेगा, फिर हमारे पास 2 बनेंगे ग्लाइसर अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स, यानी कि 3-फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड या ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स। अब ये ग्लाइसर अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लाइसरॉल में से भी आ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे प्रोटीन की, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटेंगे और अमाइनो एसिड में से NH2 ग्रुप जो है वो अलग हो जाएगा, डीअमाइनेशन हो जाएगी। बाकी का जो हमारे पास बचेगा वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो सकता है या फिर वो जो है पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है या फिर वो आगे चल करके क्रेब साइकिल का हिस्सा बन सकता है। इसी तरह से फैटी एसिड जो हमारे पास मौजूद होंगे वो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जो पायरुवेट हमारे पास बना है पायरुविक एसिड, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे के अंदर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये एक अलग पाथवे इसका बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।